गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने फिजिक्स की लास्ट क्लास में देखा था दूरी, विस्थापन, वेग और त्वरण। उनके ऊपर न्यूमेरिकल भी करे थे। मैंने आप लोगों को दो न्यूमेरिकल दिए थे, उनके अपन ने आंसर निकाल लिए थे, पर मैंने आप लोगों से फाइनल आंसर पूछे थे उनके कि उनके फाइनल आंसर क्या होंगे। तो एक मैंने दिया था 5 मीटर पर सेकेंड और दूसरा ऑप्शन दिया था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो ऑप्शन दिए थे आपको, तो क्या आएगा उसका आंसर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ना कि 5 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा दिया था मैंने कि मंदन ज्ञात कीजिए, मंदन ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन था हमारा। तो मंदन क्या होगा, क्या हम उसको -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे? बताइए आप। नहीं, इसको हम -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसने बोल दिया है कि मंदन ज्ञात कीजिए, और मंदन अपने आप में खुद ऋणात्मक होता है। इसलिए हम कभी भी जब भी वो मंदन पूछे और ऋणात्मक वैल्यू आए, मंदन पूछे और ऋणात्मक वैल्यू आए, तो कभी भी माइनस के चिन्ह का यूज नहीं करेंगे। हमारा आंसर क्या होता, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे जो लास्ट में दो न्यूमेरिकल करे थे हमने लास्ट क्लास में, उनके आंसर है। अब इसके बाद हम देखेंगे एक नया क्वेश्चन। इसमें दिया है हमको कि किसी कार का प्रारंभिक वेग 90 किलोमीटर पर आवर है, 10 सेकंड बाद ब्रेक लगाने पर कार का वेग, जो अंतिम वेग है वो 54 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर किलोमीटर पर आवर हो जाता है। त्वरण ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, त्वरण ज्ञात करेंगे। और जैसे हमको अगर ऑप्शन में दिया है आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। और मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रारंभिक वेग u की वैल्यू मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। कितनी दी है, 90 किलोमीटर पर आवर। जब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 का क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। 18 पंजे 90 और 5 25, तो 25 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा प्रारंभिक वेग। वैसे ही हमको अंतिम वेग क्या दिया है, 54 किलोमीटर पर आवर। अब ये अंतिम वेग 54 किलोमीटर पर आवर को भी हम काय में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। 18 या 54 की 5 15, 15 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया हमारा अंतिम वेग हो गया। अब हमको प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, अंतिम वेग हमको दिया हुआ है, और समय हमको दिया हुआ है, टी की वैल्यू कितनी दी है, 10 सेकंड। तो हमको आंसर निकालना है इसका। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 25 माइनस प्रारंभिक वेग 15 बटे क्या हो जाएगा, समय 10। 25 में से 15 गए, 10/10। तो हमारा त्वरण क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन मैंने सही सॉल्व किया है? आप लोग देखिए, क्या ये क्वेश्चन मैंने सही सॉल्व किया है? स्टूडेंट सोचता है कि हमने क्वेश्चन कर लिया, सारी वैल्यू निकाल ली, पर हम लोग करते हैं जल्दबाजी, और जल्दबाजी के चक्कर में हमारे क्वेश्चन होते हैं हमेशा गलत। बनते हैं आप लोगों से क्वेश्चन नो डाउट, पर हमारी जल्दबाजी रहती है, उस चक्कर में हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को गलत। क्या मैंने सही वैल्यूज रखी है? नहीं, मैंने पहले लिख दिया है प्रारंभिक वेग और बाद में लिखा है अंतिम वेग। क्या ऐसा लिखाएगा ये? नहीं लिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। क्या है हमारा फॉर्मूला, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या है, समय। अब यहाँ पे देखिए बच्चों गौर से, अंतिम वेग क्या है हमारा, 15 है। कितना है, 15। प्रारंभिक वेग कितना है, 25/10। अब 15 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे, -10। कितने बचेंगे, -10/10। तो अब हमारा त्वरण क्या होगा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा त्वरण, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि इससे पहले सर आपने बताया था जब माइनस में वैल्यू आई थी तो उसके साथ में आपने माइनस का निशान नहीं लगाया था, चिन्ह नहीं लगाया था, और अब जो आप आंसर निकाल कर बता रहे हो उसमें आप माइनस की वैल्यू लगा रहे हो। तो स्टूडेंट जो पिछला क्वेश्चन था उसमें डायरेक्ट उसने बोला था कि मंदन ज्ञात कीजिए, और मंदन अपने आप में ऋणात्मक होता है, इसलिए हम उसको माइनस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित नहीं करते हैं। पर यहाँ पे उसने केवल त्वरण पूछा है हमसे, और त्वरण हमारा क्या आ रहा है, नकारात्मक आ रहा है। बोले तो नेगेटिव आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है नकारात्मक, क्यों? क्योंकि हमने ब्रेक लगाया है गाड़ी में, कार पे क्या लगाया है, ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के कारण ही उसका अंतिम वेग क्या हुआ है,
कम हुआ है। जब अंतिम वेग कम होगा तो मतलब त्वरण में क्या होगी, कमी होगी, और यही त्वरण में कमी हमको क्या दर्शाती है कि हमने ब्रेक लगाया था, ये क्या है हमारा मंदन है। और क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा कि त्वरण क्या है, तो त्वरण में हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर अब -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। अब ये हमने न्यूमेरिकल कर लिए हैं त्वरण के ऊपर भी, तो हमारे चारों चीजों के ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए हमने और उसकी परिभाषाएं भी देख ली थी, उनके भिन्नीय सूत्र भी देख लिए थे और मात्रक भी देख लिए थे। अब हम बात करेंगे इनके ग्राफीय निरूपण की। हम बात करेंगे ग्राफीय निरूपण की कि ग्राफीय निरूपण क्या होता है, किस किस चीज का, तो स्थिति समय ग्राफ का और वेग समय ग्राफ का। तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि स्थिति समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है ग्राफीय निरूपण में, और वेग समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है ग्राफीय निरूपण में। क्या प्रदर्शित करने का मतलब यहां से ये है कि क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सीधा पूछता है पेपर। लास्ट ईयर के एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था उसने कि वेग समय ग्राफ प्रदर्शित करता है। पहला था आंसर विस्थापन, दूसरा था दूरी, तीसरा था चाल और चौथा था त्वरण। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि वेग समय ग्राफ जो है वो क्या प्रदर्शित करता है और स्थिति समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट अब देखते हैं अपन ग्राफीय निरूपण। तो स्थिति समय ग्राफ हमको प्रदर्शित करके बताता है दूरी या विस्थापन। स्थिति समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, दूरी या विस्थापन। उसके बाद वेग समय ग्राफ हमें क्या प्रदर्शित करता है, त्वरण प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, त्वरण। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिजिक्स में इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हैं, हमने तो कभी पेपरों में देखा नहीं है कि ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप लास्ट ईयर का एनटीपीसी उठा कर देखना 2016 का, बकायदा ये क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण प्रदर्शित करता है या शून्य त्वरण प्रदर्शित करता है। और इसी बार के ग्रुप डी के क्वेश्चन में स्थिति समय ग्राफ का भी क्वेश्चन दिया था कि इनमें से कौन सा ग्राफ विराम अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ या जितना डीप तक पढ़ा रहा हूँ कोई भी चीज को, वो पेपर में आई हुई है। बहुत एनालिसिस के बाद ही मैं आप लोगों को यहाँ तक ये चीजें बता रहा हूँ, नहीं तो मैं भी आप लोगों को सीधा स्पीडी और लूसेंट की सारी चीजें वन लाइनर टाइप में बता सकता था, बट नहीं, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत चेंज हो गया है और हमको उस लेवल के हिसाब से ही चलना है। अब देखते हैं हम स्थिति समय ग्राफ में कैसे हमको कौन सा ग्राफ विराम अवस्था प्रदर्शित करता है, कौन सा ग्राफ हमको एक समान चाल प्रदर्शित करता है और कौन सा ग्राफ हमको असमान चाल प्रदर्शित करता है। अब आप बोलोगे कि स्थिति समय ग्राफ तो दूरी या विस्थापन प्रदर्शित करता है, फिर आप बार बार चाल नाम क्यों ले रहे हो। तो स्टूडेंट बताना मेरे को आप लोग, दूरी, ये है दूरी और ये है समय, इन दोनों का अनुपात क्या रहता है, दूरी बटे समय। इन दोनों का अनुपात क्या प्रदर्शित करता है, चाल रहता है। क्या रहता है, इन दोनों का अनुपात चाल रहता है। ये अनुपात है, क्या है ये अनुपात। जैसे कि मैं बोलूं कि 0 से 5 सेकंड में कार कितना चली, 10 मीटर चली, फिर 5 से 10 सेकंड में 20 मीटर चली, फिर 10 से 15 सेकंड में 30 मीटर चली। तो ये क्या है, इसकी चाल है। अब कैसे विराम अवस्था प्रदर्शित करेगी हम उसकी बात करेंगे। तो देखना आप लोग कि पहले 5 सेकंड में कार कहां पे थी, 20 मीटर पे ही थी। कहां पर थी, 20 मीटर पर थी। अगले 5 सेकंड से 10 सेकंड में, मतलब ये वाले 5 सेकंड में भी कार कहां पे है, अभी 20 मीटर पर ही है। फिर अगले 5 सेकंड में भी कार कहां पर है, 20 मीटर पर ही है। तो बताओ स्टूडेंट, क्या इसने अपनी चाल में कोई परिवर्तन किया या अपनी स्थिति में अभी भी कोई परिवर्तन हुआ है, इसकी नहीं हुआ है। तो इसलिए ये क्या प्रदर्शित करता है, ये वाला ग्राफ हमको विराम अवस्था प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, विराम अवस्था प्रदर्शित करता है। बकायदा ऐसा आपको बना आएगा ग्राफ और उसमें देगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ विराम अवस्था प्रदर्शित करता है, इनमें से कौन सा ग्राफ एक समान चाल प्रदर्शित करता है। तो ये क्या करता है, हमको विराम अवस्था प्रदर्शित करता है। क्यों करता है, तो देखो मैं बता रहा हूं, ये 5 सेकंड पे भी हमारी गाड़ी यहीं पर है, अगले 5 सेकंड में भी यहीं पर है और अगले 5 सेकंड में भी कहां पर है, यहीं पर है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विराम अवस्था प्रदर्शित करना। तो ये वाला ग्राफ हमको क्या प्रदर्शित करेगा, विराम अवस्था। अब एक समान चाल कौन सा ग्राफ प्रदर्शित करता है, तो हम ये देखेंगे। अब देखो स्टूडेंट, यहां पे आप लोग देख रहे होंगे एक सीधा एक स्ट्रेट लाइन दी है। कैसे इसको प्रदर्शित करके बताएंगे कि ये एक समान चाल को प्रदर्शित करेगा। पहले 5 सेकंड में हमारी कार कहां तक पहुंची, 10 मीटर तक पहुंची। कहां तक पहुंची, पहले 5 सेकंड में 10 मीटर तक पहुंची। अगले 5 सेकंड में हमारी कार कहां पहुंची, 20 मीटर पे पहुंची। आप देख रहे होंगे
पहले 5 सेकंड में हमारी कार 10 मीटर पे पहुंची, अगले 5 सेकंड में हमारी कार कहां पे पहुंच गई है, 20 मीटर पे पहुंच गई है, और उसके बाद जस्ट अगले 5 सेकंड में हमारी कार कहां पहुंच गई है, 30 मीटर पे पहुंच गई। तो समय तो कितना जा रहा है, 5-5 सेकंड का ही जा रहा है अंतराल, और दूरी भी कितनी, इनके बीच की दूरी भी कितनी, 10-10 हो रही है। मतलब कि 2 मीटर पर सेकंड की चाल से हमारी कार चल रही है। तो हम बोल सकते हैं कि चाल क्या दर्शा रही है, मतलब कार क्या दर्शा रही है, एक समान चाल को प्रदर्शित करती है। तो ये हो गया हमारा, किसको प्रदर्शित करता है ये वाला ग्राफ, एक समान चाल को प्रदर्शित करता है, एक समान चाल को प्रदर्शित करता है। कौन सा वाला ग्राफ, हमारा बी नंबर का ग्राफ क्या कर सकता है, एक समान चाल को प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे ये सी ग्राफ, तीसरे नंबर का ग्राफ। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग कि पहले कार ने क्या की है, दूरी की है, मतलब तय की है कुछ 5 सेकंड में, पर वहीं पे अगले 5 सेकंड में, ये वाले अगले 5 सेकंड में कोई भी दूरी तय नहीं की है। ये वाले 5 सेकंड में वो 10 पर ही है, फिर अगले 5 सेकंड में वो कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, मतलब कि चाल में क्या हुई होगी, उसके कमी हुई होगी। तो ये हमको दर्शाता है असमान चाल प्रदर्शित करना। क्या दर्शाता है ये हमको, असमान चाल प्रदर्शित करना। तो ये तीसरा वाला ग्राफ हमको क्या दर्शाता है, असमान चाल प्रदर्शित करता है। ये क्या प्रदर्शित करता है, असमान चाल प्रदर्शित करता है। तो आप लोगों ने देखा स्थिति समय ग्राफ हमको क्या दिखाता है, दूरी या विस्थापन दिखाता है। उसके बाद ये हमको भ्रामावस्था, ये हमको एक समान चाल, और ये हमको असमान चाल, ये चीजें बतलाता है कि ये वाला ग्राफ असमान चाल। ऐसा ग्राफ बना आएगा आप लोगों को पेपर में, ऐसा दिया होगा, ये बिंदु नहीं दिए, ऐसा नहीं दिया होगा आपको, नॉर्मली ये लिखा ऐसा बना होगा। आप नोट्स में इसको बना लेना ऐसे समझने के लिए, ये ऐसा बना हुआ रहेगा आपको, एक सीधा लाइन रहेगी, एक फिर ऐसी लाइन रहेगी, ऐसा कुछ भी, मतलब जिगजैग टाइप में लाइन रहेगी। तो ये हमारे को असमान, ये विराम अवस्था, और ये एक समान चाल प्रदर्शित करता है। अब हम देखेंगे कि वेग समय ग्राफ हमें क्या प्रदर्शित करता है। तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछेगा आपको बिना ग्राफ दिए हुए पहले तो, कि वेग समय ग्राफ प्रदर्शित करता है। तो वेग समय ग्राफ किसे प्रदर्शित करता है, हमको त्वरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, हमारे त्वरण को दर्शाता है। अब वो क्वेश्चन पूछेगा अगला कि इनमें से कौन सा ग्राफ, इनमें से कौन सा ग्राफ मंदन प्रदर्शित करता है, इनमें से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण प्रदर्शित करता है, और इनमें से कौन सा ग्राफ शून्य त्वरण प्रदर्शित करता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि कौन सा शून्य त्वरण प्रदर्शित करता है या भ्रामावस्था प्रदर्शित करता है, इनमें से कौन सा एक समान त्वरण प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट जब भी इस टाइप का ग्राफ आए, जब भी ये ऐसा ग्राफ आए, ये हमको एक समान त्वरण प्रदर्शित करता है और ये एक समान चाल प्रदर्शित करता है। क्यों ये स्ट्रेट लाइन हमको एक समान त्वरण प्रदर्शित कर रही है, मैं बताता हूं। ये हो गया का वेग, यहां से कार ने 5 सेकंड में ये इतना वेग से चली, कितना हुआ अभी 2 मीटर पर सेकंड के, अगले में भी 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से, अगले में भी 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से। तो ये एक समान त्वरण प्रदर्शित हो रहा ना, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला ग्राफ हमें एक समान त्वरण प्रदर्शित करता है। अब ये वाले ग्राफ को देखेंगे हम, पहले 5 सेकंड में भी कार हमारी यहाँ पर थी, अगले 5 सेकंड में भी कार हमारी यहाँ पर थी, और उसके अगले सेकंड में भी कार हमारी कहाँ पे है, 20 मीटर पर ही है। तो ये हमको क्या प्रदर्शित करेगा, शून्य त्वरण या भ्रामावस्था, शून्य त्वरण या भ्रामावस्था। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये स्थिति समय ग्राफ है, और आपको ये भी दे सकता है कि यहाँ पे आपको दिखा देगा दूरी या विस्थापन, और इधर लिख देगा आपको क्या, समय। पर यहाँ पे जब लिखेगा वो तो वेग लिख कर देगा, आपको क्या लिख कर देगा, वेग लिख के देगा। क्यों, क्योंकि वेग समय ग्राफ हमें क्या प्रदर्शित करता है, त्वरण प्रदर्शित करता है। तो वो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दोनों चीजें देगा, ठीक है ना। उसके बाद ये आ गया तीसरा वाला ग्राफ। अगर हमारी कार धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रही है, मतलब उसका प्रारंभिक वेग कम होगा और अंतिम वेग अधिक होगा। जब भी प्रारंभिक वेग कम होता है और अंतिम वेग अधिक होता है, मतलब त्वरण हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है, मतलब कार की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। वैसे ही अगर हमारी कार का प्रारंभिक वेग अधिक हो और अंतिम वेग क्या होते जाए, कम होते जाए, ये देख रहे होंगे आप कि प्रारंभिक वेग अधिक होते गया और फिर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये हमको क्या दर्शाता है, ऋणात्मक त्वरण। और जब ऋणात्मक त्वरण दर्शाता है तो ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं, हम मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन। तो वो आप लोगों से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ग्राफ मंदन को दर्शाता है, या इनमें से कौन सा ग्राफ धनात्मक त्वरण को दर्शाता है। तो ये हो गए हमारे ग्राफीय निरूपण, किसके,
स्थिति समय ग्राफ का और वेग समय ग्राफ का। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गति के समीकरण कि किस प्रकार गति के 3 समीकरण से हम पूरे के पूरे टोटल 9 समीकरण देखेंगे। अब तुम बोलोगे कि 9 समीकरण कैसे, गति के तो केवल 3 समीकरण होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि अपन पूरे इनको मिलाकर 9 देखेंगे कि 6 और कहां से लेकर आए मां साहब आपने? तो मैंने 6 कहीं से नहीं लेकर आया है, मैं बस इसके साथ एक शब्द जोड़ूंगा और उसका नाम रहेगा गुरुत्वाकर्षण। अब ये गुरुत्वाकर्षण नाम की चीज क्या होती है? तो आप लोगों ने सबने सुना है कि पृथ्वी का कुछ गुरुत्वाकर्षण होता है। क्या होता है ये गुरुत्वाकर्षण? तो थोड़ा सा बता दे रहा हूं यहाँ पे मैं, अपना आगे टॉपिक आएगा गुरुत्वाकर्षण, अपन उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्यों? तो हर जो कोई भी वस्तु है पृथ्वी पर, उनमें सब में अपना क्या क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। किस प्रकार से कि सब वस्तुएं एक दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने या आकर्षित करने का क्या करती है? प्रयास करती है। और जो प्रयास करने का कारण रहता है वही क्या है? उनका गुरुत्वाकर्षण बल है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमको क्या मिलता है? आगे चल के गुरुत्वाकर्षण त्वरण मिलता है। अब कैसे मिलता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण हम उसको देखेंगे, पर उसको डिटेल्स में हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम गति के समीकरण देखेंगे और गति के समीकरण के साथ में हम एक शब्द जोड़ देंगे, यही गुरुत्वाकर्षण। कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जैसे किसी वस्तु को मैं पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकूंगा तो वो गुरुत्वाकर्षण के किस में जाएगी? विरुद्ध जाएगी। जब कोई वस्तु को मैं पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकूंगा तो वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाएगी, मतलब कि वो क्या कर रही है? उसका विरोध कर रही है। और जब भी विरोध करेगी हम उसको नकारात्मक चिन्ह, बोले तो माइनस चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। और जब भी किसी वस्तु को मैं ऊपर से नीचे फेंकूंगा, ये मैंने ऊपर से नीचे फेंकी, मतलब वो क्या कर रही है? गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष चल रही है, मतलब क्या होगी? वो धनात्मक होगी। क्या होगी? वो धनात्मक। इस कारण गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष यहाँ पर ए की वैल्यू की जगह हम किसकी वैल्यू रख देंगे? जी की, क्योंकि दोनों ही क्या है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण। ये है हमारा त्वरण और ये है कौन सा त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण। तो ये गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष हम गति के तीनों समीकरण को बारी बारी से देखेंगे, एक बार धनात्मक रूप में, एक बार ऋणात्मक रूप में। धनात्मक रूप में कब रहेगा? जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी। और ऋणात्मक रूप में कब रहेगा? जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी। और नॉर्मली हम गति के समीकरण में पहले क्या देखते हैं? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब गति का पहला समीकरण। तो हम गति के तीनों समीकरण को 6 और समीकरण के साथ मिलाकर टोटल 9 समीकरण लिखकर यहाँ पर उनको समझेंगे और उनके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनकी बात करेंगे। और उनके आज हमारी क्लास में सबसे ज्यादा हम न्यूमेरिकल करेंगे और वो भी गति के समीकरण के। मैं आज की क्लास में आप लोगों को केवल न्यूमेरिकल करने के लिए दूंगा, एक एक न्यूमेरिकल, 9 ही समीकरण पे मैं एक एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा आप लोगों को सॉल्व। तो कम से कम अपने 8 या 9 न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। पर उसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा जो आपको सॉल्व करके और आंसर सेंड करने हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो अब इसके बाद हम समझेंगे गति के समीकरण। अब गति के समीकरण देखेंगे अपन की गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं। ठीक है स्टूडेंट? गति के समीकरण, तो गति का पहला समीकरण होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कहाँ से मिला है हमको? तो कहीं से नहीं मिला है। ये v आप ऐसे ही रहने दो, u का पक्षांतर कर दो, माइनस u हो जाएगा इक्वल टू a और t हो जाएगा। अब ये t का क्या कर दो? आप पक्षांतर कर दो, तो यहाँ से क्या बचेगा? ये a बचेगा। तो जो हमने त्वरण ज्ञात किया था, त्वरण निकालने के लिए जो फॉर्मूला था, उसी से क्या मिलता है हमको? गति का पहला समीकरण मिलता है। क्या मिलता है? गति का पहला समीकरण मिलता है। तो ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया क्या हमारा गति का पहला समीकरण। अब यहाँ पर v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है, इन सब की बात अपन बाद में करेंगे जब तीनों समीकरण को लिख लेंगे। गति का दूसरा समीकरण होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इन चीजों की बात करेंगे कि यहाँ पर v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है, ये सारी चीजों को देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर v क्या है? हमारा अंतिम वेग है। क्या है? v अंतिम वेग है। u क्या है? हमारा प्रारंभिक वेग है। a क्या है? हमारा त्वरण है। t क्या है? हमारा समय है। उसके बाद ये s जो दिया है हमको, ये s को आप दूरी भी बोल सकते हो या विस्थापन बोल सकते हो या ऊंचाई बोल सकते हो या गहराई बोल सकते हो। ये सारी चीजें आप s को बोल सकते हो। तो s को क्या लिख सकते हैं अपन? दूरी, विस्थापन, ऊंचाई या गहराई।
तो ये सारी चीजें हमको यहाँ से प्राप्त होती है। तो आप यहाँ पे अलग से नोट्स बनाने के लिए लिख सकते हो कि v बराबर क्या है, u बराबर क्या है, a बराबर क्या है, t बराबर क्या है, s बराबर क्या है। v क्या लिखेंगे हम, अंतिम वेग, u क्या लिखेंगे हम, प्रारंभिक वेग, a क्या लिखेंगे हम, त्वरण, t क्या लिखेंगे हम, समय, और s क्या लिखेंगे हम, दूरी या विस्थापन या ऊंचाई या गहराई। ये सारे शब्द इसलिए लिखने का बोल रहा हूँ स्टूडेंट में, क्योंकि वो कई बार पूछ लेता है कि पुल से नदी की गहराई ज्ञात कीजिए, या नदी से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, या मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, या कार द्वारा तय किया गई दूरी ज्ञात कीजिए, या कार द्वारा तय किया गया विस्थापन ज्ञात कीजिए। इसलिए अपन ने एस की वैल्यू में सारी चीजें लिखी है। तो ये तो हो गए हमारे गति के 3 समीकरण। पर सर आप तो बोल रहे थे कि गति के 3 समीकरण के साथ में आप हमको 6 समीकरण और बताओगे। अब ये 6 और समीकरण कहाँ से आएंगे? तो स्टूडेंट ये 6 और समीकरण कहीं से नहीं आए हैं, बस यहाँ पर जो हमारी ए की वैल्यू है जिसे हम त्वरण कहते हैं, ये जो ए की वैल्यू है जिसे हम त्वरण कह रहे हैं बार बार, इसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण के रूप में लिखेंगे। और ये गुरुत्वीय त्वरण किस लिए काम आएगा हमारा? जब वस्तु को नीचे से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाएगा, या जब वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाएगा, बोले तो पृथ्वी की सतह पे फेंका जाएगा, तो उस समय के लिए हम जो ए की वैल्यू है इसको क्या मान के लिखेंगे, फिर जी की वैल्यू मान के लिखेंगे। त्वरण को ही क्या लिख कर रहेंगे, जी, बोले तो गुरुत्वीय त्वरण। और आप लोगों को सबके पता होगा कि गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको कई बार पेपर में बकायदा ऐसा कोष्टक में लिख कर देता है यहाँ पर कि g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, और कई बार हमको यही g इक्वल टू 9.8 मीटर की जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख कर देता है। इसका सन्निकटन करके पूरी परफेक्ट वैल्यू मानकर इसको 10 मानता है वो। किसकी वैल्यू? तो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू। तो हम जो a है इसको g जब लिख रहे हैं तो किस लिए हम इसको प्लस लिखेंगे और किस लिए हम इसको माइनस लिखेंगे, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होता है ये ए और क्या होता है ये जी, ये सारी चीजें हम समझेंगे आगे। ए को हमने समझ लिया, जी को हम आगे समझेंगे। तो जहां जहां हमारे समीकरण में ए लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिखेंगे, हम जी लिखेंगे। और पहले क्या लिखेंगे, जब वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है, जब वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है। आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है, मतलब पृथ्वी अपने तरफ खींचती है उस वस्तु को, और जब पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है तो क्या होता है, वो धनात्मक होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर जाती है तो वो गुरुत्वाकर्षण का क्या करती है, विरोध करती है। जब वो गुरुत्वाकर्षण का विरोध करती है तो उसको हम किससे लिखते हैं, नकारात्मक, बोले तो माइनस से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं हम v इक्वल टू यू प्लस जी टी, अगला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब ये किसके लिए है, तो आप नीचे या ऊपर यहाँ पे लिख सकते हो कि जब वस्तु को, ऐसे करके लिख लेना, जब वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही हो या नीचे की ओर गिर रही हो, जब वस्तु कहां, ऊपर से नीचे की ओर गिर रही हो, उसके लिए क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू हमारा धनात्मक हो जाएगा। वहीं अगर हम वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेंगे, मतलब जी का क्या करेगी, वो विरोध करेगी, गुरुत्वाकर्षण का क्या करेगी, वो वस्तु विरोध करेगी, तब हम क्या लिखेंगे हमारे गति के समीकरण को। तो आपने 3 समीकरण पहले लिख लिए थे, अब उसके बाद ये 3 समीकरण को जी के सापेक्ष, बोले तो गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएंगे। अब इसमें जब हम वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकेंगे तब हमारे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्लस के चिन्ह की जगह पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हो गए फिर हमारे टोटल 9 समीकरण। तो 3 समीकरण से कैसे हम 9 समीकरण बनाए हैं, और ये 9 समीकरण के ही ऊपर मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल दिखाऊंगा। आप लोग देखोगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछता है ग्रुप डी। और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इस बार का ग्रुप डी एग्जाम दिया होगा, तो उनने देखा होगा कि हाँ पूछे थे क्वेश्चन, गति के समीकरण से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद कार ऊर्जा शक्ति के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, बल के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे। तो
तो यही सारे के सारे न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस रहेगा, और न्यूमेरिकल से भी ज्यादा फोकस तो हम कर रहे हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिए सारे के सारे, तो न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, बस केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और कुछ भी नहीं। आप लोगों ने देखा होगा अभी तक मैंने त्वरण के न्यूमेरिकल बताए थे, दूरी के बताए थे, विस्थापन के बताए थे। केवल हमको कॉन्सेप्ट समझना है, हमको कोई रॉकेट साइंस नहीं देखना है कि कोई रॉकेट साइंस लग रहा है इसमें या कुछ भी लग रहा है। केवल क्या लग रहे हैं इसमें, कॉन्सेप्ट लग रहे हैं हमारे। जैसे अब ये माइनस लिखा तो क्यों लिखा, अरे क्योंकि वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जा रहा है। ये प्लस लिखा तो क्यों लिखा प्लस, क्योंकि वस्तु पृथ्वी की सतह से कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, पृथ्वी की ओर आ रही है। ये जी की जगह पे हमने ए क्यों लिखा, तो जब वो इस तरीके की बात नहीं करेगा या गुरुत्वाकर्षण के रूप में इसका आंसर नहीं पूछेगा, तो हम ए के वैल्यू ए के रूप में इसका आंसर निकालेंगे। क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन में लिख के देगा कि गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू दी है या केवल त्वरण की वैल्यू दी है। तो इसलिए हम यहाँ पर जी ए इन सारी चीजों को देखकर समझकर लिखेंगे। तो ये होगा हमारे गति के समीकरण 9 के 9। अब इनके ऊपर मैं एक एक आप लोगों को न्यूमेरिकल दे रहा हूं। पहले 3 समीकरण के ऊपर न्यूमेरिकल दूंगा, उसके बाद अगले 3 समीकरण के ऊपर, और उसके बाद अगले 3 समीकरण के ऊपर। तो ये आप लोग लिख लेना सारा का सारा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। प्रारंभिक वेग v होता है, अंतिम वेग u होता है, a त्वरण होता है, t समय होता है, s क्या होती दूरी या विस्थापन होता है। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे, क्वेश्चन नहीं उनकी भाषा कंफ्यूज करेगी केवल आप लोगों को, और उसके कारण कई लोग आंसर गलत निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब अपन आगे देखते हैं गति के समीकरण के ऊपर न्यूमेरिकल। ये अब न्यूमेरिकल देखेंगे हम गति के समीकरण के ऊपर। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, एक कार 5 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलने लगती है, त्वरण ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ पे सारी वैल्यू दी है, केवल आपको गति का पहला समीकरण पुट करना है। अब आप बोलोगे कि मां साहब आपने तो डायरेक्ट बोल दिया कि गति का पहला समीकरण पुट करना है। कैसे हम गति का पहला समीकरण ही पुट करेंगे, हम दूसरा भी तो पुट कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं, चौथा भी कर सकते हैं, पर पहला ही क्यों करेंगे। तो देखो पहला इसलिए करेंगे क्योंकि हमको क्या दिया है, समय दिया है। क्या दिया है हमको, समय दिया है। हमको प्रारंभिक वेग दिया है और हमको अंतिम वेग दिया है, मतलब हमको सारी की सारी वैल्यू दी है, केवल हमको त्वरण निकालना। और त्वरण इजीली हम पहले समीकरण से निकाल सकते हैं। गति का पहला समीकरण क्या है हमारा, v = u + at, यही है हमारा गति का पहले समीकरण। v की वैल्यू कितनी है हमारी, 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये लिख दिया हमने 5 मीटर पर सेकेंड। मात्रक के साथ लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है ना। = u की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, प्लस a की वैल्यू हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। t की वैल्यू कितनी दी है हमको, 5 सेकेंड। कितनी दी है हमको, 5 सेकेंड। अब 5 माइनस क्या हो जाएगा, 3 = 5a, क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2/5 = क्या हो जाएगा, a। अब इसको करेंगे जब हमको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, मतलब 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये हमारा त्वरण हो जाएगा। तो ये हम गति के पहले समीकरण का यूज करके हमारा पहला न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, आप लोगों को सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब आप देख रहे होगे अगला न्यूमेरिकल, एक नाव विराम अवस्था से प्रारंभ होकर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करते हैं हमको, अपन वो देखेंगे। एक नाव विराम अवस्था से प्रारंभ होकर, ये जो शब्द लिखा है विराम अवस्था से प्रारंभ होकर, इसका मतलब ये रहता है कि नाव ने जो स्टार्ट की है अपनी चलने का, वो वेग क्या है उसका, 0 मीटर पर सेकेंड है। ये विराम अवस्था से प्रारंभ होने का मतलब है 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि कार का प्रारंभिक वेग या नाव का प्रारंभिक वेग u बराबर कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड है। से प्रारंभ होकर कुछ समय बाद 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब v की वैल्यू क्या दे दी है, 3 मीटर पर सेकेंड। नहीं v की नहीं, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कहा से चल रही है, त्वरण से चल रही, मतलब कि a की वैल्यू दी है हमको, से चलती है। 8 सेकेंड बाद नाव द्वारा तय की गई दूरी, टाइम कितना दिया है हमको, 8 सेकेंड बाद नाव द्वारा क्या पूछा है, दूरी ज्ञात कीजिए, s की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो अब यहाँ पे हम गति का कौन सा समीकरण यूज करेंगे, तो गति का दूसरा समीकरण यूज करेंगे। तो दूसरा ही समीकरण क्यों यूज करेंगे हम गति का, तो देखो स्टूडेंट गति के दूसरे समीकरण का यूज करके हमने बताया था कि क्या s = क्या होता है, ut + हाफ at²। यहाँ पे हमको u की वैल्यू भी दी है, t की वैल्यू भी दी है, a की वैल्यू भी दी है, और वापस से t की वैल्यू दी है। s की वैल्यू निकालना तो इजीली, यहाँ पे एक और समीकरण है आपका, v² = u² + 2as।
पर इसको भी तो रख सकते थे हम, पर इसको इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे एस की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ती है और वी की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मतलब ये वाला जो समीकरण तीसरा वाला ये हमको कंफ्यूज कर देता है, या इससे वैल्यू ही हम परेशान होकर निकालते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमको डायरेक्ट वैल्यू आएगी। देखो अब कैसे आएगी, एस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो एस इक्वल टू लिख देंगे हम यू की वैल्यू कितनी दी है हमको, 0 मीटर पर सेकेंड, कितना 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमको क्या, टी की वैल्यू इंटू 8, ये है, इसमें वैल्यू रखो टी 8 प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी दी है 3 इंटू टी की वैल्यू कितनी दी है वापस से हमको 8, तो टी का क्या है स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 64। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 में 8 का इंटू होगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 0। तो एस इक्वल टू ये हमारे पास क्या बचा 1/2 गुणित और 3 और 64, तो 64 को हम काट देंगे तो 2 से कितना बचेगा, ये केवल यहाँ पर 32 बचेगा। तो 32 गुणित 3 कितना हो जाएगा हमारा 32 या 96, तो 1/2 की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमारा कितना जाएगा आंसर 96 मीटर। तो कार द्वारा या नाव द्वारा तय किया गया कुल दूरी कितनी हो जाएगी 96 मीटर हो जाएगी। देखो मैंने काट दिया ना, यहाँ पे 0 में 8 का इंटू होगा 0 हो जाएगा, 1/2, 2 से क्या कट जाएगा, ये 8 का स्क्वायर था 64, ये कट गया, ये 32 बचा, 32 दिया कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो ये 96 मीटर हमारा नाव द्वारा तय किया गया विस्थापन हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज होगा तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखना, आप लोगों को बहुत इजीली लैंग्वेज में समझाया है मैंने, आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम हमारा तीसरा न्यूमेरिकल कैसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गए हमारे दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व। अब देखते हैं हम हमारा तीसरा न्यूमेरिकल। इसमें हमसे पूछा गया है किसी पिंड को क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज रेखा का मतलब होता है कि इस प्रकार से, क्षैतिज रेखा मतलब इस प्रकार से किसी पिंड को, या ऊर्ध्वाधर बोलता तो किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो मतलब ऊर्ध्वाधर क्या हो जाता है, ये ऊपर की ओर फेंकना हो जाता। पर अभी उसने हमको क्वेश्चन में बोला है कि किसी पिंड को क्षैतिज रेखा में किससे 10 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से, मतलब यू की वैल्यू कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। यदि त्वरण मतलब ए की वैल्यू दे दी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात करो। मतलब आप लोगों से पूछ लिया है v की वैल्यू क्या करो, ज्ञात करो, तो वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात करो यदि पिंड का विस्थापन कितना है 11 मीटर है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने जब गति के समीकरण लिखवाए थे तीनों, तो उसमें s को क्या क्या बोला था मैंने कि s को आप दूरी भी लिख सकते हो, विस्थापन भी लिख सकते हो, ऊंचाई भी लिख सकते हो और गहराई भी लिख सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि s को क्या क्या लिख सकते हो। तो यहाँ पर s की वैल्यू बोले तो जो विस्थापन की वैल्यू है वो कितनी दी है 11 मीटर दी है हमको। अब बताओ ये हमको वैल्यू दी है सारी की सारी, तो हम गति के किस समीकरण का यूज करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो गति के तीसरे समीकरण को जब हम सॉल्व लेंगे, गति के तीसरे समीकरण को लेंगे तो उससे हमको इजीली हमारे अंतिम वेग की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब आप ऐसा भी बोल सकते थे कि हम तो v इक्वल टू यू प्लस 80 से भी कर सकते हैं, पर हमको क्या कहीं पे भी t की वैल्यू दी है, नहीं दी है, इसलिए हम पहले समीकरण में नहीं रख सकते। दूसरे समीकरण में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि दूसरे समीकरण से हमको v की वैल्यू पता ही नहीं चल पाएगी, क्योंकि v की वैल्यू दूसरे समीकरण में दी ही नहीं है, केवल तीसरे समीकरण में दी है v की वैल्यू, जिससे हम अंतिम वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या है हमारा गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v स्क्वायर प्लस 2 यू स्क्वायर प्लस 2as में हम वैल्यू पुट करेंगे। v स्क्वायर की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, u स्क्वायर की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी दी है 10 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी दी है हमको 2 दी है, और s की वैल्यू कितनी दी है हमको 11 दी है। अब 10 धम कितना होता है, ये 100 होता है। दो दूनी 4 इंटू 11 कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना 44, तो बोले तो 144। अब आप लोग देख रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है, v स्क्वायर लिखा हुआ है। अब v की वैल्यू हम स्क्वायर से हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगी, हमारे करनी लग जाएगी, तो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 144। अब जे अंडर रूट से बाहर निकलेगा, ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे 12 क्या
मीटर पर सेकेंड अंतिम वेग। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? 12 मीटर पर सेकेंड अंतिम वेग। किसकी वैल्यू हो जाएगी? हमारे v की। तो यही क्या है? हमारा अंतिम वेग है। तो ये हो गए हमारे गति के तीनों समीकरण और उसके ऊपर न्यूमेरिकल। अब मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप लोग उनको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देना। ठीक है स्टूडेंट, तो आज अपन ने गति के समीकरण तक पढ़ लिया है। कल हम इसके थोड़े से और न्यूमेरिकल देखेंगे, थोड़े से टफ वाले न्यूमेरिकल, या जो न्यूमेरिकल आज मैं दूंगा अगर आप उनके आंसर नहीं दोगे तो मैं उन्हीं को सॉल्व करवाऊंगा। इसके बाद गति के समीकरण के बाद अपन पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम, उसके बाद अपन आगे बढ़ते जाएंगे इसी प्रकार। तो जैसे ही हमारा गति मोशन चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम कार, ऊर्जा और शक्ति चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.